हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है एंड आज हमारे साथ हैं यूपीएससी की टॉपर ऑल इंडिया रैंक 98 मुस्कान खुराना। मुस्कान, वेरी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। Thank you, sir, and thank you for having me. थैंक यू। तो देखिए, मुस्कान का ये थर्ड अटेम्प्ट रहा, ठीक है। तो आज के सेशन के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके इस पर्टिकुलर जर्नी के अंदर क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, कैसे उनको ओवरकम किया। तो पहले स्टार्ट इसी चीज़ से करते हैं कि जो आपकी 3 साल की जर्नी थी मुस्कान, कैसे आपने उस जर्नी के बारे में बताइए, क्या डिफ़िकल्टीज आपने वहाँ पे फेस करी? सर मैं फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी, तो मेरे लिए वो सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज रहा। साथ में मेरा मास्टर्स और ग्रेजुएशन भी चल रहा था। ग्रेजुएशन के लास्ट स्टेज पर मैंने अपना प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और सेकंड अटेम्प्ट मास्टर्स के दौरान दिया। तो उस समय प्रीलिम्स की तैयारी कमज़ोर होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा। यस सर। ओके। तो जब पहले 2 अटेम्प्ट्स में आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाई, तो थर्ड अटेम्प्ट के अंदर आपने क्या ऐसे चेंजेस किए कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाई एंड एट द एंड आप मेंस भी क्लियर किया, फिर आप फाइनल इंटरव्यू में रैंक 98 लेकर आ पाई? सर मैंने ये बात एक्नॉलेज की कि मेरा प्रीलिम्स कमज़ोर है, तो मैंने लगभग 5 महीने प्रीलिम्स की तैयारी की और मुझे इस बात का भी एहसास था कि मेरा मेंस पर मेरा पकड़ अच्छा है। तो मैंने प्रीलिम्स को ज़्यादा टाइम दिया और प्रीलिम्स की तैयारी के साथ-साथ ही मेरा मेंस का भी सिलेबस बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हो गया। तो जैसे ही मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फिर 2 महीने मैंने जम के मेंस की तैयारी की और मुझे नहीं लगा कि फिर मेरा मेंस पे किसी तरह से कमी रह गई, वो भी प्रीलिम्स के कारण कवर हो गया। ओके। एक मुस्कान, एक और इशू आजकल स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है कि जैसे मान लीजिए अब आज रिजल्ट आया, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी करी थी बट किसी कारणवश वो नहीं इन द एंड लिस्ट में आ पाए, तो उनका 5 दिन बाद प्रीलिम्स है। तो कैसे उस पर्टिकुलर चीज़ से हम बाहर कैसे आएँ कि हाँ, अब इन 5 दिनों के अंदर जो मोटिवेशन बिल्कुल नीचे आ चुका है, उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करते हुए वापस हम प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ? उसके लिए अगर आप कुछ बता पाएँ। I can totally understand these people. I have my friends also who could not make it this time. So मैं यही कहूँगी कि बुरा तो लगेगा और उस ग्रीफ को एक्सेप्ट करो, थोड़ा ग्रीव भी करो कुछ घंटों के लिए, बट उसके बाद वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरी एक्सपीरियंस टीचेस अ लॉट। नाउ दे नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल्फ बिलीफ कि हम इंटरव्यू तक पहुँच चुके हैं, अब हमें बस फिर से जो जो कमियाँ रह गई उनको पूरी करनी है। So I think the fact that they made it to the interview stage should boost their confidence. And in the last 5 days, they should try to regain the confidence that they seem to have lost. And उसके बाद फिर ऑप्टिमिस्टिक रहें और प्रीलिम्स दें, बिकॉज इंटरव्यू तक पहुंचने तक ही इतनी पढ़ाई हो जाती है, फिर प्रीलिम्स निकालना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि उनको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए और अपने ग्रीफ को ओवरकम करना चाहिए। आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो अभी मुस्कान ने दी है। देखिए, जो एक बिगनर होता है ना, शायद वो स्टार्ट करता है बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, पर जिसने एक ऑलरेडी इंटरव्यू दे रखा है, कहीं ना कहीं वो शायद ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा। अगर वो इस बात को एक्नॉलेज करेंगे तो शायद प्रीलिम्स के अंदर एंड इन द एंड मेंस एंड इंटरव्यू के अंदर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके साथ में जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पहली बार इस बार अपना प्रीलिम्स दे रहे हैं, उनके लिए अगर आप कुछ लास्ट मिनट टिप्स दे पाएँ जो उनको यूज़ करते हुए इस बार के प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर करें। आई थिंक द लास्ट मिनट टिप्स विल बी, अब कुछ नया तो पढ़ना नहीं है, तो बिल्कुल। कुछ कुछ रिवाइज कर सकते हैं चीज़ें। जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, इकॉनमी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, उनको रिवाइज कर सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हम आर्ट एंड कल्चर की हमेशा भूल जाते हैं, वो लास्ट में रिवाइज करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनको कर सकते हैं थोड़ा बहुत, इतना प्रेशर दे के नहीं, पीस ऑफ माइंड के साथ। पर आई थिंक अब टाइम है कि ऑप्टिमिस्टिक रहने का, शांत रहने का, फोकस्ड रहने का, स्ट्रेस नहीं लेने का। आई थिंक इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो एक स्मूथ सेल होना चाहिए आपका प्रीलिम्स। ग्रेट। एंड रिगार्डिंग प्रीलिम्स अगर मैं बात करूँ या इवन मेंस के अंदर, तो ओनली आईएएस के कौन कौन से रिसोर्सेज थे जो आपने यूटिलाइज किया अपनी प्रिपरेशन के अंदर? मैंने ओनली आईएएस का प्रीलिम से पहले मैराथन वीडियोस देखा था करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए। फिर मैंने मेंस में कुछ कुछ रिसोर्सेज देखे, जैसे इकोनॉमिक सर्वे पुराने साल का, और फिर मैंने बजट भी थोड़ा देखा था इंटरव्यू से पहले, इकोनॉमिक सर्वे की और बजट की वीडियोस यूट्यूब में। सो ये सब रिसोर्सेज मैंने ऑनलाइन यूज़ किए थे ज़्यादा।
ओके। जब बात करते हैं प्रीलिम्स की, तो GS1 तो चलो हो गया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सीसेट के रिगार्डिंग काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से कि उसका थोड़ा लेवल बढ़ गया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पहले की कट ऑफ तो क्लियर कर लेते हैं GS1 की, पर GS2 के अंदर जो 33% मार्क्स चाहिए होते हैं, वो भी नहीं लेकर आ पाते। तो ऐसे टाइम पर उन स्टूडेंट्स को क्या अप्रोच रखनी चाहिए कि वो उस कट ऑफ को क्लियर करें? देखिए, सीसैट मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, 10th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ाई की मैंने मैथ्स में और उस समय भी मैं बहुत कमज़ोर थी मैथ्स में। तो मैं यही कहूँगी कि आप आइडेंटिफ़ाई करो कि आपका आपका अच्छा व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ अमंगस्ट ऑल द सीसैट टॉपिक्स? इज़ इट द लॉजिकल रीज़निंग सेक्शन और द इंग्लिश और मैथ्स? So my strength was English and logical reasoning. I was average. Maths I was below average. So I attempted my paper accordingly. I made sure that I'm able to correctly score about 95% of the English questions, and then some part of the LR questions and some of basic math questions. So I think don't we should not try to master every area. We have to find our niche areas, and then make a strategy accordingly. एंड मैथ्स में फॉर्मूलाज देख के जाना इंपॉर्टेंट है बिकॉज टाइम नहीं रहता है कि हम वहाँ पे हिट एंड ट्राई करें। तो कुछ कुछ फॉर्मूलाज देख के जाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना मोर देन इनफ है। उनको कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए। आपको एक बेसिक पास होना है, उसके लिए प्रीवियस ईयर्स आर इनफ। आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं की होल्ड करते हैं हमारे पूरे एग्जाम की। जी। एंड सेकेंडली उसके साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रेटेजी कोई एक सिंगल पर्सन की सेम नहीं हो सकती किसी की भी। बिल्कुल हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस होती है और उसी हिसाब से अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी को अलाइन करें तो दैट विल बी अ बिल्कुल ग्रेट अप्रोच। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो अगर हम देखिए, अगर प्रीलिम्स की तो हमने बात करी, इसके साथ ही अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस की आपने प्रिपरेशन कैसे करी? सो मेंस की मेरी प्रिपरेशन मैंने अपनी ऑप्शनल की कोचिंग बहुत पहले 2019 में ली थी, जब मैं फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में थी। और लकीली मेरा ऑप्शनल इज़ PSIR एंड माय ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स इज़ आल्सो इन पॉलिटिकल साइंस। Currently, I'm a PhD student in JNU, and my subject is international relations, which is again linked to my optional. So मेरे बैकग्राउंड ने मुझे बहुत हेल्प किया टॉपिक्स को समझने में। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था ऑप्शनल में जो मुझे आता नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं पे पढ़ा हुआ होगा। कैसे मैं एक्सप्रेस कर पा रही थी वो अलग बात है। तो ऑप्शनल तो आसानी से कवर हो गया था। GS की बात रही तो GS में मैंने अपना जो रिसोर्सेज थे उनको बहुत मिनिमाइज़ किया था, बहुत कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ किया था। इनफैक्ट एथिक्स मैंने ज़्यादातर टॉपर्स के नोट्स से ही पढ़ा। मैं टॉपर्स के प्रैक्टिस पेपर्स उठाती थी और उन्हीं से नोट्स बनाकर पढ़ने लग जाती थी, बिकॉज अक्सर क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं। तो वैसे किया। पेपर 3 मैंने कुछ कुछ लोगों के नोट्स ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहे हैं। आई थिंक संयम त्रिवेदी के नोट्स हैं GS3 के जो ऑलरेडी सर्कुलेट होते हैं, तो मैंने वहाँ से पढ़ा था। GS2 मेरा खुद का सब्जेक्ट था, पॉलिटिकल साइंस IR, तो वहाँ से हो गया था। और GS1 के लिए मैंने खूब मेहनत की थी। मैंने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा, मैंने कुछ कोचिंग ली थी, उसको अच्छे से उसके नोट्स पढ़े। हिस्ट्री मैंने बहुत टाइम देकर पढ़ा क्योंकि वो प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रही कि कुछ जो पेपर्स मेरे को डिफ़िकल्ट लगते हैं उनको मैंने अच्छा खासा टाइम दिया, और जो पेपर्स इतने मुश्किल नहीं लगते हैं उनको मैंने बस अपने एक्सपीरियंस और टॉपर्स कॉपी से करने की कोशिश की। आई थिंक ये भी काफ़ी आपने इंपॉर्टेंट एडवाइस दी कि अगर हमारा जो ऑप्शनल होता है कहीं ना कहीं अगर हमारे इंटरेस्ट से मैच करे, एंड साथ साथ हमारा जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट उसके साथ जा रहा है तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं बिल्कुल। और वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करता है मीन्स के अंदर। तो बस लास्ट एक जो हमारा इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो थर्ड कंपोनेंट है, कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए, कैसे आपने उसकी तैयारी करी? इंटरव्यू के लिए मैंने सबसे पहले तो करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा। न्यूज़पेपर्स के साथ मैं अपडेटेड रहती थी, मैं नवंबर से ही न्यूज़पेपर पढ़ती आई हूँ। साथ ही मैंने बहुत मॉक्स दिए। मैंने लगभग 13 मॉक्स दिए थे, उसमें से एक ओनली IAS का मॉक भी था जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। साथ ही मैंने अपने ऑप्शनल को रिवाइज़ किया, कुछ सीनियर लोगों से बात की, कुछ 1-on-1 सेशंस किए। आई थिंक दैट कवर्ड माई इंटायर इंटरव्यू प्रिपरेशन। आई थिंक इंटरव्यू के लिए ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट रियली चेक्स योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। और डैफ को जितना अच्छे से करेंगे उतना अच्छे से हम अपने आप को और अपनी जर्नी को समझ पाएंगे। तो आई थिंक डैफ को अच्छे से करना इज़ अ की ऑल्सो। ओके, बस दो आखिरी क्वेश्चन पूछेंगे मुस्कान। एक पहला कि व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम कि आपके दिमाग में आया कि मुझे सर्विसेज में जाना है, एंड जैसा मैंने देखा है आप थोड़ा इंडियन फॉरेन सर्विसेज की तरफ इंक्लाइंड है,
ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज की तरफ कैसे इंक्लिनेशन आया एंड सिविल सर्विसेज चूज करने का कैसे आपने प्लान किया? सो मेरा इंडियन फॉरेन सर्विसेज में इंटरेस्ट था क्योंकि एक तो मेरे को पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस हमेशा से अच्छा रहा है और मेरा हमेशा से एक इंक्लिनेशन था पब्लिक सर्विस के लिए, गवर्नमेंट के साथ जुड़कर कुछ काम करने के लिए। उसके साथ ही साथ मुझे बाहर के देशों के बारे में जानना, वहाँ विज़िट करना, ट्रैवल करना बहुत एक्साइटिंग लगता है और मुझे लगा कि मेरे पैशन और मेरे स्टडी एरिया में कन्वर्जेंस है। तो ये सब को मैंने ध्यान रखते हुए, अपनी पर्सनालिटी को देखते हुए मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकती हूँ, अपने थॉट्स को अच्छे से बता सकती हूँ। सो ये सब चीज़ें कन्वर्ज्ड फॉर मी एंड दैट इज़ व्हाई आई चोज टू परस्यू द इंडियन फॉरेन सर्विस। दैट्स ग्रेट। एक आखिरी क्वेश्चन, देखिए आपने लगभग 3 से 4 साल दिए इस पर्टिकुलर एग्जाम को, तो ऐसे टाइम के अंदर काफ़ी सारे हम फेलियर्स देखते हैं, कुछ सेटबैक्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि इस एग्ज़ाम का पैटर्न ही कुछ इस तरह से है। तो ऐसे टाइम के अंदर आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा, कैसे आपने इंश्योर किया कि जो चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं उससे हम ओवरकम करते हुए आगे बढ़ पाएँ? See, honestly, my past 3 years, 3 attempts, and the 4-5 years journey was extremely challenging. Challenging in different ways. क्योंकि मैं हमेशा से एक सिटी गर्ल रही हूँ जिसको घूमना फिरना बहुत पसंद है, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा है, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे। तो फिर अपने आप को एक नटशेल में, एक रूम में रखना और बस उसमें बैठकर पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। तो उसके बाद मैंने मास्टर्स में JNU में एडमिशन लिया, तो मैं उसके बाद लाइब्रेरी को एक्सेस करने लगी। तो उससे मुझे लगा कि और भी लोग हैं जो इस जर्नी में मेरे साथ हैं, मैं अकेले नहीं पढ़ रही हूँ। उस दौरान मैंने हार भी मानी थी, मुझे लगा था अब मैं आगे नहीं कर पाऊँगी इसको, बिकॉज़ होप नहीं मिल रही थी। पर मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे मोटिवेट किया। कुछ अच्छे फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है जो देख सकें कि आप में पोटेंशियल है और आपको मोटिवेट कर सकें। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे कुछ लोगों ने मोटिवेट किया, जिससे मुझे लगा कि एक अटेम्प्ट तो अच्छे से देना बनता है। तो मैंने यही सोच के तैयारी की कि इस अटेम्प्ट को अच्छे से देते हैं, उसके बाद नहीं होगा तो फिर देखेंगे आगे क्या करना है, क्योंकि मैं PhD में तो ऑलरेडी एनरोल्ड हूँ। तो मैंने यही सोचकर अटेम्प्ट दिया और गॉड विलिंग आई क्लियर्ड इट। सो यस, आई थिंक दैट्स ग्रेट। एंड मैं सभी इनफैक्ट स्टूडेंट्स को भी यही एडवाइस देना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर एक कोर ग्रुप का होना बहुत नेसेसरी है। वो आपके फैमिली हो सकती है, आपके कुछ अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके मेंटर्स हो सकते हैं, बिल्कुल। आपके टीचर्स हो सकते हैं कई बार। तो कहीं ना कहीं अगर वो कोर ग्रुप होता है ना, तो जब भी कभी सेटबैक आते हैं लाइफ में तो इट हेल्प्स अस ओवरकम दैट। बिल्कुल बिल्कुल। राइट? तो थैंक यू मुस्कान आज हमारे साथ ये इंटरव्यू करने के लिए। एंड मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा इनके साथ इंटरव्यू करके, क्योंकि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं, एक काफ़ी डाउन टू अर्थ जो कहते हैं ना कि उस बैकग्राउंड से आकर और अपने ड्रीम को परस्यू करना कि हम सिविल सर्विसेज के अंदर इस देश की सेवा करना चाहते हैं एंड उस सर्विसेज के इंक्लिनेशन को आगे लेकर आना, आई थिंक दैट्स वेरी कमेंडेबल। Thank So you, thank sir. you so much. Thank you for having And me, sir. we hope कि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत आगे और भी अचीव करें। Thank you, sir. Thank you so you. much. Thank you so much.